Hello students, this is part 4 of the chapter Complex Numbers and Quadratic Equations of class 11th Mathematics. In this video lesson, we shall learn the modulus and the conjugate of a complex number and algebraic identities for complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है उनको भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, यदि हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल सपोज a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका जो मॉडुलस है वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू, इसमें जो इसका जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं और फिर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, मॉडुलस z, यानी दो वर्टिकल लाइंस के बीच में z को लिख देते हैं। दिस विल डिनोट मॉडुलस z। तो मॉडुलस z हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यूं भी कह सकते हैं कि कोई भी जो नंबर z होता है उसमें एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। तो हम मॉडुलस z कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसका जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कर देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर देंगे और फिर सम करने के बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो दिस विल डिनोट मॉडुलस z। तो मॉडुलस ऑफ z विल बी कैलकुलेटेड इन दिस वे। तो ये हुई इसकी वर्किंग डेफिनेशन, जिसकी मदद से हम आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, वो है 2 माइनस 3 आयोटा, और यदि उसके मॉडुलस z मुझे फाइंड आउट करना है तो इसका जो रियल पार्ट है 2 उसका स्क्वायर कर देंगे और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है -3 इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर हम रूट ले लेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर कि आप आयोटा को शामिल नहीं करना है, आयोटा का जो कोएफिशिएंट है केवल उसी को लेना है। इसी तरह से 2 जो रियल पार्ट है उसको लेना है। तो यहाँ पर हमेशा जब यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर जो दो नंबर आएंगे वो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, ये विशेष ध्यान रखना, आप माइनस नहीं होंगे, दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, उनका हमेशा ही सम होगा, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, दोनों नॉन नेगेटिव नंबर है और उनका जो सम ही होगा, हमेशा सम होगा। तो ये आ जाएगा √13। तो √13 विल बी द मॉडुलस ऑफ z। इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं। और यदि मान लीजिए हमें डिफाइन करना है कॉन्जुगेट ऑफ z, इसी का कॉन्जुगेट, सपोज ये z ये नंबर है और इसका मुझे कॉन्जुगेट डिफाइन करना है, कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी इस z का कॉन्जुगेट क्या होता है। तो z का कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसको नेगेटिव कर देंगे, यानी यहाँ अगर प्लस लगा हुआ है तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। a माइनस आयोटा b विल बी कॉन्जुगेट ऑफ z और इट विल बी डिनोटेड बाई z बार। तो इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लें, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 1 माइनस आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, क्योंकि आयोटा का जो कोफिशिएंट है माइनस था तो वो प्लस कर दिया, तो वो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। इसी तरह से सपोज एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सपोज z1 कर देते हैं, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है -½ प्लस 3/5 आयोटा। तो इसका जो कॉन्जुगेट है, इस z2 का जो कॉन्जुगेट है उसके लिए आयोटा के कोफिशिएंट को हम नेगेटिव कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा -3/5 आयोटा। इस तरह से हो जाएगा। तो किसी भी उसमें रियल पार्ट को हम बिल्कुल नहीं छेड़ना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसके कोफिशिएंट को हम चेंज कर देंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे, यानी प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कॉन्जुगेट और मॉडुलस में क्या रिलेशनशिप है वो देखें हम। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, वो है a प्लस आयोटा b, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो हो गया a माइनस आयोटा b। और यदि मैं z बार फाइंड आउट करता हूँ तो देखिए कितना आता है, तो ये हो गया a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। और ये a प्लस b और a माइनस b, तो पहले a से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो गया a माइनस आयोटा b, और फिर आयोटा b से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ a माइनस आयोटा b को, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ हो गया ए बी आयोटा, यहाँ हो गया ए बी आयोटा, और यहाँ हो गया a आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम सीधे लिख देते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी की जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई हो रही है। एक तरह से जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनमें भी वैसी की वैसी आइडेंटिटी होती है जो कि रियल नंबर के लिए होती है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो जेड जेड बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम जानते हैं कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस जेड होता है, तो इसको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखकर होल स्क्वायर लिख देते हैं, और ये जो पार्ट है ये मॉडुलस जेड को डिनोट करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो जेड जेड बार है वो मॉडुलस जेड होल स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके अलावा जो जेड बार और जो मॉडुलस यानी कि मॉडुलस और कॉन्जुगेट, इनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स है जो हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनका डिवीजन करने के बाद यदि मैं मॉडुलस लेता हूं तो वो मॉडुलस Z1 अपॉन मॉडुलस Z2 के इक्वल होता है। सेम इसी तरह से अगर Z1 Z2 है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मॉडुलस लेता हूं और यदि मैं अलग अलग मॉडुलस लेके मल्टीप्लाई करता हूं तब भी आंसर एक जैसा आता है। तो ये भी एक रिजल्ट है और इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल सिंपल है। यदि Z1 इज इक्वल टू सपोज मैं A1 प्लस आयोटा B1 ले लेता हूँ और Z2 है वो A2 प्लस आयोटा B2 ले लेता हूँ, और यदि मैं Z1 Z2 फाइंड आउट करता हूँ, पहले इस रिजल्ट को प्रूव कर रहा हूँ सेकंड वाले पार्ट को, फर्स्ट को फिर आप उसी तरीके से कर सकते हैं। Z1 Z2 की वैल्यू ये लेकर इसमें लेफ्ट हैंड साइड अलग से कैलकुलेट कर लें, राइट हैंड साइड अलग से कैलकुलेट कर लें, आप पाएंगे कि दोनों एक जैसे आ रहे हैं। मैं राइट हैंड साइड वाला इस वाले रिजल्ट को प्रूव करूंगा। तो Z1 Z2 यदि मैं निकालता हूँ तो A1 प्लस आयोटा B1 और यहाँ हो जाएगा A2 प्लस आयोटा B2। पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जो डायरेक्ट टर्म है यानी कि फर्स्ट को फर्स्ट से लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो रियल पार्ट आएगा यानी कि A1 A2 और ये आयोटा स्क्वायर B1 B2 तो माइनस B1 B2 हो गया। और जो क्रॉस टर्म है फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, तो ये हो जाएगी A1 B2 आयोटा और B1 A2 आयोटा, ये हमारे पास ये हो गई है। तो अगर मैं इसका मुझे मॉडुलस लेना है तो मुझे A1 A2 माइनस B1 B2 जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और जो इमेजिनरी पार्ट है A1 B2 और A2 B1 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और सम करने के बाद फिर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ Z1 Z2। और इसको यदि मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ A1 A2 B1 B2। और इसी तरह से यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 B2 A2 B1 यानी कि ट्वाइस ऑफ A1 A2 B1 B2 ही वापस आ रहा है। और इसको मैं जो है यहाँ देख सकता हूँ कि ये जो दो टर्म है वो कैंसिल आउट हो रही है। और इसमें यदि बाकी टर्म्स को यदि मैं कलेक्ट करता हूँ तो इसमें ये जो A1 स्क्वायर इसमें भी है, A1 स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसमें से यदि मैं A1 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। A1 स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, इसमें से दोनों में से कॉमन ले लिया। इसी तरह से ये तो हमने कॉमन लिया है इस टर्म में से इस टर्म में से, तो A1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। और इसमें जो बची हुई ये दो टर्म है इनमें से भी यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ A2 ये है B1 स्क्वायर, इसमें दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ मैं B1 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो B1 स्क्वायर यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ मिलेगा B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ फिर से A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर द रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर कॉमन आ गया और ये हो गया A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। अब ये रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो गया। तो पहला वाला पार्ट तो मॉडुलस ऑफ Z2 हो जाएगा, दूसरा वाला पार्ट मॉडुलस ऑफ Z1 हो जाएगा। इसका मतलब मॉडुलस Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 होता है। तो ये आसानी से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसी तरह से इसको भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। ये वैल्यू लेकर हम लेफ्ट हैंड साइड अलग से कैलकुलेट कर लें और राइट हैंड साइड अलग से कैलकुलेट करेंगे तो ये रिजल्ट भी प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये दो रिजल्ट बड़े काम के हैं। इसी तरह से यदि मान लीजिए मुझे z रेस टू द पावर n है और उसका मॉडुलस लेना है तो ये मॉडुलस z रेस टू द पावर n हो जाता है। यदि मुझे 1/z है और उसका मॉडुलस लेना है तो 1/z हो जाता है अगर z जो है वो नॉन जीरो नंबर है या मॉडुलस z इज नॉट जीरो है, तो ऐसी स्थिति में ये रिजल्ट भी आसानी से प्रूव हो जाता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए कि मैं z का मॉडुलस लेता हूँ या z बार का मॉडुलस लेता हूँ, बोथ विल बी द सेम। और ये हम आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि z अगर a प्लस आयोटा b है तो z बार विल बी इक्वल टू a माइनस आयोटा b। और यहाँ अगर मैं z बार निकालूंगा तो यहाँ मुझे a जो रियल पार्ट है और जो इमेजनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करके रूट ले रहा हूँ। और यहाँ z बार के मॉडुलस में मैं
ए का स्क्वायर और यहाँ माइनस बी जो है उसका स्क्वायर कर रहा हूँ जो इमेजनरी पार्ट है। अब यदि कैलकुलेट करता हूँ तो वापस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से मैं समझ सकता हूँ कि जो मॉडुलस जेड है वो मॉडुलस जेड बार के इक्वल होता है। तो ये भी रिजल्ट है जो हम समझ सकते हैं आसानी से। इनके फायदे क्या हैं? जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा का मॉडुलस लीजिए, तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई करके मॉडुलस लोगे। उससे बेहतर है कि हम ये प्रॉपर्टी लगा दें और इसमें जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है इनका मॉडुलस लेकर हम तुरंत आंसर तक पहुंच जाएं। ये हो जाएगा 4² यानी 16, 3² यानी 9, उसका रूट अलग हो जाएगा और इसका रूट अलग हो जाएगा 2² और -1 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 25 का √5 और यहाँ हो रहा है 4 + 1 5 √5, तो ये √5 यानी कि √5 हो गया है। तो इस तरह से जो है हम आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हुआ मॉडुलस और कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड चीज़ें। इसका फ़ायदा क्या है कि यदि मान लीजिए मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, a + आयोटा b है और इसका मुझे इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो इन्वर्स फाइंड आउट करने में भी जो है हम जो मॉडुलस और कॉन्जुगेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो इस तरह से, क्योंकि जो जेड इन्वर्स हम इस तरह से करेंगे कि जेड बार जो है ये होता है मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर, और यदि मैं इसको यहाँ से लिखूँ जेड बार, इसको मॉडुलस जेड स्क्वायर, क्योंकि एक सपोज ये नॉन ज़ीरो है तो मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर से मैं डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि ये एक रियल नंबर है, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब हम जानते हैं कि जेड इन्वर्स जो है वो माइनस जेड इन्वर्स हमेशा 1 होता है, तो यहाँ से मैं जेड इन्वर्स पहचान सकता हूँ। इन दोनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर आ रहा है और यहाँ पर ये नंबर आ रहा है, तो बोथ विल बी इक्वल। दोनों को कंपेयर करके मैं कह सकता हूँ कि जेड इन्वर्स क्या हो गया, जेड बार डिवाइडेड बाई मॉडुलस जेड होल स्क्वायर हो गया है। यानी कि जेड इन्वर्स हम फाइंड आउट करेंगे तो हम जेड बार को मॉडुलस जेड के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो इस तरह से हम तुरंत ही जो है जेड इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लीजिए कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 + 3 आयोटा, यानी 2 + 3 आयोटा का इन्वर्स मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसका सीधा सा इन्वर्स हो गया कि मैं इसका तो कॉम्प्लेक्स, इसका तो मैं कॉन्जुगेट ले लूँगा और उसके बाद में इसी का मैं मॉडुलस ले लूँगा, क्योंकि ये फॉर्मूला यही कहता है कि जेड इन्वर्स कैसे निकालेंगे, मॉडुलस जेड बार डिवाइडेड बाई मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर। जेड बार क्या है, इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। तो इसका जो कॉन्जुगेट निकालने के लिए तो 2 - 3 आयोटा, और मॉडुलस निकालने का तरीका हो गया कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, और सम करके रूट ले लेंगे। तो ये हो गया √13, तो 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई √13, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है हम आसानी से जेड इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अलावा जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो वैसी ही होती है जैसे कि रियल नंबर के लिए होती है। जैसे हम रियल नंबर मान लीजिए ए और बी दो रियल नंबर है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर है, तो उनके लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। और इसी तरह सपोज a - b की आइडेंटिटी देखें तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। इसी तरह से यदि a + b है उसको यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ a - b से तो हमारे पास आता है a² - b²। सिमिलरली यदि a + b का होल क्यूब, इसको मुझे ओपन करना है तो हमारे पास रिजल्ट होता है a³ + b³ + 3ab a + b, और इसको लिख सकते हैं a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसी तरह से a - b से रिलेटेड हमारे पास आइडेंटिटी होती है a³ - b³ - 3ab a - b, और इसको यदि फर्दर सोल्व करें तो ये होता है a³ - b² - 3a² b + 3ab²। तो इस तरह से हमारे पास ये आइडेंटिटी है रिलेटेड टू रियल नंबर। उसी के पैरेलल में यदि मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। मान लो z1 z2 बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके लिए भी ऐसी कैसी आइडेंटिटी होती है, यानी z1 + z2 का होल स्क्वायर यदि मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं z1² + z2² + 2z1 z2 इस तरह से करूँगा। इसी तरह से z1 - z2 चाहिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा जैसे यहाँ हो रहा है। इसी तरह से मुझे z1 + z2 और z1 - z2 इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ भी डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाएगी z1² - z2²। और यदि मुझे z1 + z2 का होल क्यूब कैलकुलेट करना है
तो यहाँ भी जैसे a प्लस बी का होल क्यूब होता है वैसे यहाँ भी हो जाएगा z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस 3z1 z2 ब्रैकेट में z1 प्लस z2, और इसको फर्दर हम खोल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस हो जाता। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो आइडेंटिटीज़ रियल नंबर्स के लिए होती है ठीक वैसी की वैसी आइडेंटिटीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी होती है। इवन ये जो z1 क्यूब माइनस z1 z2 क्यूब है, जैसे यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब होता तो उसको हम लिखते थे a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक वैसी की वैसी आइडेंटिटी यहाँ भी लगा सकते हैं, z1 माइनस z2 और ब्रैकेट में लिख देंगे z1 स्क्वायर प्लस z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर। यानी कि दोनों तरफ एक जैसी आइडेंटिटी होती है। जो रियल नंबर के लिए आइडेंटिटी होती है वैसी की वैसी आइडेंटिटी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी लिख सकते हैं, और इनको प्रूव करना भी बहुत आसान है। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक टिपिकल आइडेंटिटी लेता हूँ और उसको मैं प्रूव करके आपको बताता हूँ किस तरह से प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है कि z1 प्लस z2 का जो होल स्क्वायर है वो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 के इक्वल होता है। एक छोटा सा ले लेते हैं, इसको मुझे प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन जनरल लेंगे प्रूफ, लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1, सिमिलरली z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। इन जनरल वी विल टेक टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 in terms of real numbers a1 b1 a2 b2। नाउ लेफ्ट हैंड साइड हम अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, राइट हैंड साइड अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है a1 प्लस आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2। पहले इनको ऐड करना है और फिर बाद में उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ हो गया है ये a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2, ये हो गया है। अब इसी को इसी से वापस मल्टीप्लाई करना है। होल स्क्वायर का मतलब हुआ इसी को इसी से वापस मल्टीप्लाई करना है, यानी a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2, इससे मुझे इसी को वापस मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो a1 प्लस a2 को a1 प्लस a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली b1 प्लस b2 को b1 प्लस b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर होगा तो ये माइनस b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो रियल पार्ट हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ इमेजनरी पार्ट देखें तो आयोटा के जो कोफिशिएंट है कहाँ कहाँ आएंगे। इस सेकंड टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, a1 प्लस a2 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं b1 प्लस b2 से, और इसी तरह से जो a1 प्लस a2 को तो कर दिया है मल्टीप्लाई मैंने। अब a1 प्लस a2 को तो मल्टीप्लाई करेंगे b1 प्लस b2 से, और b1 प्लस b2 को मल्टीप्लाई करेंगे a1 प्लस a2 से। तो कुल मिलाकर वापस जो है हमारे पास यही टर्म आने वाली है a1 प्लस, तो ये दो बार हो गई है a1 प्लस a2 इंटू b1 प्लस b2, इसी तरह से b1 प्लस b2 इंटू a1 प्लस a2, तो ये दो बार हो गई है। तो 2 टाइम्स कर देता हूँ और आयोटा। तो इस तरह से इनका मल्टीप्लिकेशन तो ये हो गया है। ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड। और यदि मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ तो राइट हैंड साइड को मैं अलग से सोल्व कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड में हमारे पास है z1 स्क्वायर यानी a1 प्लस आयोटा b1 का होल स्क्वायर है, और इसी तरह से इसको हम पूरा लिख देते हैं ए जेड स्क्वायर, क्योंकि बाद में हमें सोल्व तो करना ही है। तो ये z1 इंटू z1 लिख देते हैं इसको। तो ये a1 प्लस आयोटा b1 फिर से लिख देते हैं, और फिर लिखते हैं z2, तो ये हो गया a2 प्लस आयोटा b2, फिर इसको लिख देते हैं a2 प्लस आयोटा b2, और फिर लास्ट में लिखेंगे ट्वाइस ऑफ z1 z2। z1 है हमारे पास a1 प्लस आयोटा b1, और ये है a2 प्लस आयोटा b2। अब इसको सोल्व करने पर रिजल्ट वापस जो LHS में आया था वही आना चाहिए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, a1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो a1 स्क्वायर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का b1 स्क्वायर आ गया, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a1 b1 आयोटा। इसी तरह से ये भी a1 b1 आयोटा यानी ट्वाइस ऑफ a1 b1 आयोटा हो गया है। तो ये तो इसको सोल्व करने पर आया। इसी तरह से यहाँ पर भी a2 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आयोटा b2 को इसके आयोटा स्क्वायर b2 स्क्वायर यानी कि माइनस b2 स्क्वायर आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट टर्म, और जो फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट से यानी क्रॉस टर्म, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a2 b2, और यहाँ भी a2 b2, तो ट्वाइस ऑफ a2 b2 आयोटा आ जाएगा। और यहाँ इसको सोल्व करें तो यहाँ जो डायरेक्ट टर्म है वो आएगी a1 a2, और यहाँ आ जाएगी माइनस के b1 b2। और जो क्रॉस टर्म है उनको देख लेते हैं, तो ट्वाइस तो है ही, यहाँ आ जाएगा a1 b2 और b1 a2 आ रहा है। तो a1 b2
और A2B1 ये क्रॉस टर्म आ रही है आयोटा के साथ, ये वाली आ रही है। अब यदि मैं इसमें कलेक्ट करता हूँ A1 स्क्वायर, ये रहा A1 स्क्वायर, इसी तरह से A2 स्क्वायर यहाँ है और 2A1 A2 यहाँ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले एक तो ये वाली टर्म ली है, एक ये वाली टर्म ली है और ये वाली टर्म ली है, तो ये जो टर्म है वो लेने पर ये बन गया हमारे पास। इसी तरह से हम यदि इन टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, माइनस B1 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर और माइनस 2B1 B2, इसको यदि मैं कलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर। जो हमारे पास ये टर्म दिख रही है ये मिल रही है हमें, तो ये आ रहा है हमारे पास। देखा जाए तो ये जो पार्ट है वो इन तीनों से मिलकर बना है। इसी तरह से हम देखें अब आयोटा के कोफिशिएंट को देखते हैं। तो आयोटा के कोफिशिएंट में हमारे पास देखिए एक तो 2A1B1 आ रहा है, तो यह वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो आएगा A1B1, डेफिनेटली A1B1 यहाँ है और ट्वाइस ऑफ A1B1 ही है, और एक आएगा A1B2 आयोटा 2 टाइम्स, तो A1B2 आयोटा 2 टाइम्स ये भी मिल रहा है। इसी तरह से A2B1 आयोटा 2 टाइम्स, A2B1 आयोटा, ये रहा A2B1 आयोटा 2 टाइम्स ये भी मिल रहा है। तो इसी तरह से एक टर्म है A1B2 आयोटा, तो ये A1B2 आयोटा भी कहीं ना कहीं होगा, ये हमें आयोटा की टर्म्स में मिलेगा। यहाँ पर ये रहा A1B2 आयोटा 2 टाइम्स ये भी हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो टर्म देख रहे हैं आप, एक तो ये ग्रीन कलर कर रहा हूँ मैं इसको, ये तीनों ये वाला पार्ट, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ पूरी तरह से तो यहाँ मैं कॉमन लेके भी सोल्व कर सकता हूँ। जैसे सपोज में मान लीजिए A1B1 2A1B1 आयोटा और ये 2A1B2 आयोटा, इसमें से मैं 2A1 कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा B1 प्लस B2 टाइम्स आयोटा। इसी तरह से फिर इन दोनों टर्म्स में से मैं 2A2 कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा B1 प्लस B2 टाइम्स आयोटा, फिर B1 प्लस B2 टाइम्स आयोटा को फिर कॉमन ले लेता हूँ तो A2 प्लस B2 मिलेगा, यानी ये टर्म हमारे पास आ जाएगी, यानी कि ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A2 टाइम्स B1 प्लस B2 टाइम्स आयोटा, ये टर्म हमें मिलेगी जो कि LHS के इक्वल ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम आसानी से एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये सीखा कि हम जो भी आइडेंटिटीज रियल नंबर्स के लिए जानते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, वो सारी की सारी आइडेंटिटीज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बेसिस पर यदि मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इसको सोल्व करिए, जैसे 2 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 3, इसको सोल्व करिए, तो इसमें हम आइडेंटिटीज अप्लाई कर देंगे और हम आइडेंटिटीज जो है रियल नंबर के लिए लिखते हैं वैसे ही लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसमें लिखने में सुविधा रहती है। Z1 Z2 में हमें दिक्कत आती है, ये होती है A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3AB ब्रैकेट में A माइनस B। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आराम से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो इसके बेसिस पर इसका जो सॉल्यूशन है वो हम लिख सकते हैं 2 माइनस आयोटा पावर 3। इसको मुझे सोल्व करना है तो मैं लिखूंगा A क्यूब यानी कि 2 क्यूब, फिर B क्यूब यानी कि आयोटा क्यूब, और फिर माइनस 3A मीन्स 2, B मीन्स आयोटा, और फिर 2 माइनस आयोटा। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब 2 क्यूब तो 8 हो गया है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो ये प्लस का आयोटा हो गया है। और इसके बाद यहाँ हो गया 6 आयोटा ब्रैकेट में 2 माइनस आयोटा। अब ये हो गया 8 प्लस आयोटा, यहाँ हो जाएगा 6 टू 12 आयोटा, यहाँ हो जाएगा प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, तो यहाँ -1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये पार्ट हम कंबाइन कर सकते हैं, इसको लिख देंगे -11 आयोटा, आयोटा और -12 आयोटा -11 आयोटा, और ये हो गया माइनस का 6, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस का 6 हो गया। अब 8 माइनस 6 ये जो पार्ट है इसको हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, ये हो जाएगा प्लस का 2, तो 2 माइनस 11 आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा का होल क्यूब कितना हो गया, 2 माइनस 11 आयोटा हो गया है। तो इस तरह से हम आसानी से जो है प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, जो भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इवन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पर भी हम जिस तरह से रियल नंबर में प्रॉपर्टीज लगाते हैं, ठीक वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। और पिछली वीडियो में भी हमने जाने अनजाने में जो प्रॉपर्टीज वैसी अप्लाई की थी जो कि रियल नंबर के लिए की थी। तो कुल मिलाकर जो रियल नंबर्स के लिए आइडेंटिटीज होती है वो सारी की सारी आइडेंटिटीज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट जो है वो एक जैसा आता है। अब अगर मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 कितना होता है।
इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हम 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर सोल्व कर लेंगे, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर सोल्व कर लेंगे और फिर उसका फिर से स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर सोल्व करते हैं तो आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, और वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है। तो ये लगा सकते हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, फिर स्क्वायर वापस स्क्वायर करना है। तो ये 1 स्क्वायर तो 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, ये हो गया 2 आयोटा, और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसमें से जो 1 और -1 है ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब हमारे पास 2 आयोटा का होल स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, 2 स्क्वायर तो 4 हो गया और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा -4। तो इस तरह से 1 प्लस आयोटा की पावर जो 4 है, इसको सोल्व करने पर आंसर आता है -4। तो इस तरह से हम आइडेंटिटीज अप्लाई करके, आइडेंटिटीज यूज करके आसानी से कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। Thanks for watching this video.